यह भारत का ऐसा जिला है जहां से लगभग 32% कोयला और 38% बिजली उत्पन्न होती है। एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा मॉडल है। यह मध्य प्रदेश का डीएमएफ का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है। हम लोग पिछले 3 पीढ़ियों से इस शहर में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नगर निगम के रेवेन्यू का क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद आप जब इस क्षेत्र के किसी भी इलाके में निकलेंगे तो न यहाँ अच्छी सड़कें हैं, न कोई अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और न ही यहाँ का दैनिक जीवन आपको सुव्यवस्थित मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ की माइनिंग व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं धरती का शोषण करके, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का शोषण करके, यहाँ के युवाओं के भविष्य का शोषण करके माइनिंग किया जाता है। एक पहलू ऐसा है जो भारत सरकार को दिखाया जाता है कि हम प्रचुर मात्रा में कोयला निकाल रहे हैं, प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट है इस क्षेत्र का कि यहाँ एवरेज लोगों की उम्र 10 वर्ष कम है। स्वास्थ्य सुविधाएं आपको सबसे पुअर स्तर की जो भारत की होती है वो इस ज़िले में पाई जाती है। और सबसे दुख की बात है कि इतना कुछ संपदा होने के बाद यह भारत का तीसरे नंबर का पिछड़ा ट्राइबल क्षेत्र है, जिसका दंश आज तक यहाँ के नेताओं के द्वारा बिना कोशिश के मिटाया भी नहीं जा सका। न किसी ने कोशिश की और न ही उस तरफ किसी की निगाह जाती है। आज पूरे भारत में 75 वर्ष का जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यह क्षेत्र दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस स्थिति में आज के 75 वर्ष पहले था उससे भी बुरी स्थिति में हो गया है। चकाचौंध दिखती तो है, लेकिन लोगों के दिलों के अंदर जो कलेजे में यहाँ के प्रदूषण का दंश है वह आप जब एक्सरे किसी व्यक्ति का कराएंगे तो अगर वह सिगरेट या तंबाकू नहीं खाता होगा तो फिर भी कई गुना ज़्यादा पोल्यूशन उसके हृदय में मिलेगा। जितने भी यहाँ के डैम के बगल में बसे हुए गांव हैं, तो कोई अपंगता का शिकार है, कोई स्किन प्रॉब्लम की समस्याओं से जूझ रहा है, तो किसी का बाल झड़ रहा है, तो किसी की उम्र से पहले मृत्यु हो जा रही है। लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं और इस पर न सरकारों का कोई होश है, न इन कंपनियों का कोई होश है। और जितना बड़ी कंपनी का यहाँ स्ट्रक्चर है, CSR न के बराबर। CSR फंड होता है हर कंपनियों में जो अपने प्रॉफिट का 4-5% हिस्सा उस क्षेत्र के लोगों के जीवन के ऊपर खर्च किया जाता है, वह यहाँ का शून्य है। यहाँ के CSR के पैसे से भारत के बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स का सुंदरीकरण होता है, रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण होता है। यहाँ के CSR के पैसे से बगल में बनारस एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो NCL का विशाल कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जो DMF का पैसा, CSR का पैसा जो इस क्षेत्र में खर्च होना चाहिए वह भी नहीं होता है। के विस्थापन की प्रक्रिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4 बार विस्थापित हुए हैं माइंसों से। तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माइंस की कोई, जैसे हर शहरों में एक टाउन कंट्री प्लानिंग होती है, इस शहर की कोई टाउन कंट्री प्लानिंग नहीं है। ब्रिटिश सरकार के ज़माने में जिस तरह अंग्रेज़ों का हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि वह कोई भी कल कारखाना जब वो खोलने जाते थे तो एक ऐलान कर देते थे कि गांव के गांव खाली हो जाते थे और वो गांव वाले कहाँ पलायन होके जाते थे यह कोई पूछने वाला नहीं था। वही स्थिति यहाँ की आज़ादी के बाद भी आज तक बनी हुई है। हमें हमारा भविष्य नहीं पता होता है। हमारे बुजुर्ग यहाँ आए, हमारे दादाजी आए थे, यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, अपनी पूरे जीवन काल नौकरी किए, यहीं बिताए। हमारे पिताजी उस घर में जन्म लिए, हम जन्म लिए, हमारे बच्चे जन्म लिए, अब बच्चों की शादी की उम्र है। तो सोचिए 4 पीढ़ी का इमोशन हमारे घर से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हमारे घरों की इतनी भी कीमत नहीं दी जा रही है कहीं जाके वैसा आशियाना पुनः बना सकें।
ये देखिए, एक कलेक्टर साहब के द्वारा जो है यहाँ की जनता को राहत के लिए एक लेटर 18 जुलाई 2024 को दिया गया था। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सिंगरौली जिले में विस्फोटक पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया में हैवी ब्लास्टिंग और तीव्रता की सीमा निर्धारण आदि विषयों पर चर्चा हेतु बैठक। और उसमें यह क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो ब्लास्टिंग होती है उससे जो होने वाली क्षति है उसका मुआवजा एनसीएल देगा, हर घरों का सर्वे कराएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, ये 2015 से हम लोग बोल रहे हैं, हर साल जब भी नए कलेक्टर आते हैं एक मीटिंग करते हैं और ऐसा ही एक खर्रा लेटर जारी कर देते हैं और उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एनसीएल खुद में अपने आप को इतना बड़ा तानाशाह समझता है कि वो जैसा चाहता है वैसा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से करा लेता है। एक ये उदाहरण देखिए कि आज 2024 में हम लोग हैं, 2016-17 में देखिए इस क्षेत्र के जो विस्थापन हुए हैं वार्ड नंबर 10, आप वहाँ जाएंगी, वहाँ की दुर्दशा यह है कि जैसे पाकिस्तान के बॉर्डरों पे जहाँ लड़ाई हुआ करती थी कभी, वहाँ पे जो बम और गोलाबारी से घर क्षतिग्रस्त हो जाते थे, उसी तरह का घर आज वहाँ पे मॉडल आपको मिल जाएगा कि जब ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग से जो पत्थर निकलता है उन पत्थरों से घरों की जो क्षति हुई है, लेकिन वहाँ के मजबूर ट्राइबल लोग वहाँ आज भी अपने आशियाने में रह रहे हैं और अपनी अस्मिता की लड़ाई 300 परिवार लड़ रहे हैं। उनका सुध लेने वाला न यहाँ का कोई पार्षद से लेके सांसद तक कोई भी नेता आज तक उनके उस मड़ई में जाकर यह नहीं पूछा कि आपको पानी मिलता है क्या, आपको बिजली मिलती है क्या, उनका जीवन कैसे चल रहा है। वो जंगल से भी बुरी स्थिति में अपना जीवन काट रहे हैं। वह भी भारत के मूल निवासी हैं और वह एक्चुअल भारतीय हैं क्योंकि वो ट्राइबल हैं। तो आज देखिए वार्ड नंबर 10 की जो मैं बात कर रहा था, कलेक्टर गाइडलाइन में 2016-17 में 11,000 रुपया स्क्वायर मीटर कलेक्टर साहब के द्वारा मूल्य निर्धारित किया गया था। फिर 2020-21 में जब सेक्शन 4 लगा तो उस 11,000 को 8800 रुपया स्क्वायर मीटर कर दिया गया। और आज आप वहाँ का रेट अगर कलेक्टर गाइडलाइन का निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 4400 और 3600 रुपये स्क्वायर मीटर कर दिया गया। तो यह भारत का पहला ऐसा जिला होगा जहाँ कलेक्टर गाइडलाइन जो भूमि का रेट निर्धारण कलेक्टर साहब द्वारा होता है वो घटते क्रम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस माइंस के ज़मीनों को देने के लिए किया जाता है। जो भी यहाँ की जनता है उनकी जीवन भर की कमाई को एनसीएल या एनटीपीसी या और उद्योग घरानों को दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एनसीएल से हम लोगों ने अपने ज़मीनों का रेट कि हमारा जो मकान आप ले रहे हैं उसका क्या निर्धारण करेंगे, तो उन्होंने 9,000 रुपया स्क्वायर मीटर मतलब लगभग 850 रुपया प्रति स्क्वायर फीट हमारे मकान का हमें कीमत देने की बात की। बताइए आज के समय में 850 रुपया प्रति स्क्वायर फीट क्या पूरे भारत में कहीं घर बन सकता है? हम लोगों ने एक मोरवा पुनर्विस्थापन मंच बनाया है और उसके द्वारा हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष सतीश उपल जी हैं, मैं उस मंच का प्रवक्ता हूं कि हम लोगों की लड़ाई पिछले 2015 से चल रही है। जब 2010-11 में 10 नंबर वार्ड का विस्थापन हुआ था, वह विस्थापन आज तक नहीं हो पाया 14 वर्षों में। अभी फिर 2024 आ गया, अब 9 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 6 नंबर ये सारे वार्ड इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। तो उन वार्डों का क्या होगा, उनका फिर दोबारा सृजन ये कैसे करेंगे, क्योंकि नगर निगम के वार्ड हैं। हम लोगों ने पहले डिमांड रखी थी कि हमें नगर निगम से उजाड़ के नगर निगम में बसाया जाए। वहाँ भी इनके द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमें फिर एक भलुगढ़ नाम के ग्राम में ले जाके बसाने की बात की जा रही है, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। पहली बार ऐसा होगा कि लोग नगर निगम क्षेत्र से उजड़ के किसी ग्राम में जाने पे मजबूर होंगे। जिस शहर को पिछले 4 पीढ़ियों से बनाए हैं, आज उसे छोड़कर फिर वापस अपने गांव की ओर जाने पे मजबूर हैं। कहीं न कहीं जो हमारे पहले पीढ़ी के लोग हैं उनका दम टूट रहा है। तो इस लड़ाई में वो बार बार यही हमसे कहते हैं कि हम तो पिछले
40 सालों से लड़ रहे हैं। अब हमारी हिम्मत नहीं है, अब इस लड़ाई को आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। लेकिन यह दुख होता है कि यह लड़ाई कब तक चलेगी। लोग पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाते हैं और हमारे बच्चे जब टीवी में देखते हैं तो वो हमारी तरफ उनकी आंखों में आंसू आ जाता है देखते देखते, और वह पूछते हैं कि आखिर यह दर्द हमारा कब तक कम होगा। या तो हम इस क्षेत्र से पलायन कर जाएं, जो हमारा अधिकार है इस क्षेत्र पे वह कहीं रुकता ही नहीं है। 1.25 लाख की आबादी को हटाया जा रहा है। 30,000 परिवार, मिनिमम 30 से 35,000 परिवार पूरे यहाँ से हट रहे हैं, और लगभग 1.5 लाख प्रभावित लोग हैं जो उस आबादी पे आश्रित हैं। अगल बगल के गांव के दूध वाले, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर, हमारे घरों में काम करने वाली लेबर, हमारे घरों में काम करने वाले झाड़ू पोछा वाले, इस शहर को मेंटेन करने वाले जितने भी स्वीपर हैं, नाऊ हैं, धोबी हैं, ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, जो सब्जियां गांव से बेचने आते हैं, ये लगभग 1.5 लाख की आबादी तो प्रभावित हो रही है। एनसीएल के पास सोचिए कि सेक्शन 9 लगे आज लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है और एनसीएल के पास यह भी डाटा नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। जो सेक्शन 4 के पहले इनको डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन आज इनके पास यह भी डाटा नहीं है कि कितने लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं और कितने प्रभावित हो रहे हैं। अब यह नापी के नाम पे प्रयास कर रहे हैं कि वो डाटा हम कलेक्ट कर लें। हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कि हमें जब तक हमारी ज़मीन का उचित मूल्य, हमारे मकान का उचित मूल्य और हमारी बसाहट और जो प्रभावित लोग हैं उनको क्या कंपलसेशन देंगे, इस पर आप विचार नहीं करते हैं, तब तक हम नापी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगरौली जैसा शहर हमें दोबारा कहीं मिलने वाला नहीं है। तो उस इमोशन को देखते हुए हम आपके माध्यम से यह सबसे अपील करते हैं कि कम से कम हमें दोबारा, इतना बड़ा तो नहीं, इसका 1/3 शहर तो मिल जाए जहाँ हम आगे का अपना जीवन यापन कर सकें। और हमारी उम्र तो ऐसे पड़ाव पे है कि जहां हमें बुजुर्गों की दवाई भी करानी है और बच्चों की पढ़ाई भी करानी है। तो हमें वहां जाने के पहले अस्पताल चाहिए, हमें वहां जाने के पहले स्कूल चाहिए, हमें वहां जाने के पहले जिस धर्म के हैं उस धर्म से आस्था है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चाहिए। हमें वहाँ जाने के पहले हमारे बच्चों के किसी भी ओकेजन को करने के लिए सामुदायिक भवन चाहिए। जो शहर के मवेशी हैं उनको रहने के लिए स्लाटर हाउस और वेयर हाउस घर चाहिए। तो ये सब सुविधाएं जब तक एनसीएल कहीं बना के एक स्ट्रक्चर नहीं देगा, 1000-2000 एकड़ में जब तक एक बसाहट नहीं करेगा, तो हम पैसा भी लेकर कहाँ जाएंगे। आज हमें, अगर आप समझिए कि आपके बने बनाए घर में आपके घर के मूल्य का अगर 4 गुना भी आपके हाथ में पैसा दे दिया जाए और तुरंत बोला जाए कि आप खाली कर दो, तो आप पैसे से घर तुरंत कैसे बना लेंगे? यह प्रश्न है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, न एनसीएल के पास है, न यहाँ के जिला प्रशासन के पास है।